नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पद को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 78 में किया गया है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन और सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो देखिए बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में आम चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह दल अपना नेता चुनता है और उसी दल के अध्यक्ष को, उस दल के जो नेता होते हैं, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की चयन और नियुक्ति में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यही प्रक्रिया रहती है। अब जैसा कि हम जानते हैं, संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का यूज़ करता है। तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री किन किन शक्तियों का यूज़ करता है और उनकी किन रूपों में क्या क्या भूमिका रहती है। सबसे पहला है बच्चों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, उसकी अध्यक्षता करना, उसका नेतृत्व करना प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रधानमंत्री को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत इच्छा भी इसमें बहुत अधिक कार्य करती है। एक बार मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का आवंटन करता है। उनमें परिवर्तन करने के लिए भी वह लगभग पूर्ण स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद के निर्माण और अंत वरन उसके संचालन में भी केंद्रीय स्थिति रखता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला है बच्चों प्रधानमंत्री और संसद, स्पेशली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का नेता होता है वो। तो संसदीय व्यवस्था में बच्चों प्रधानमंत्री को दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त है। एक ओर तो वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है और दूसरे और वह लोकसभा का भी नेता है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की भांति संसद में समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करना और अपने सहयोगियों के भाषण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य प्रधानमंत्री का ही है। व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात का निर्णय करता है कि शासन की नीति कार्य रूप में परिणत करने के लिए किन किन कानूनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कानूनों के लिए विधेयक स्वयं प्रधानमंत्री ही तैयार करता है। संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। प्रधानमंत्री ही लोकसभा को विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करे। संघ के प्रशासन से संबंध रखने वाले मामलों तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना दे जिसे वह मांगे। यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई अपना मंत्री निर्णय ले चुका हो, परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया हो। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कोई भी अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है। अगला है बच्चों प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें। भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों के संबंध में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है।
पंडित नेहरू चूँकि महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनके प्रधानमंत्री काल में सामान्यतः कोई राज्य सरकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने की बात सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 1958 के बाद पंडित नेहरू का कांग्रेस संगठन पर से प्रभाव कम होने लगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया, जिससे शक्ति संतुलन काफ़ी सीमा तक प्रधानमंत्री के विपरीत और मुख्यमंत्रियों के पक्ष में हो गया। तो उसके बाद परिस्थितियां बदलती रही। तो वर्तमान में बच्चों ये है कि प्रधानमंत्री को राज्य सरकारों पर नियंत्रण प्राप्त है। उसका सबसे प्रमुख कारण प्रधानमंत्री पदधारी का अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व होना है। यदि प्रधानमंत्री प्रभावशाली है तो उसका राज्य सरकारों पे बहुत अधिक प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री का राज्य सरकारों पे नियंत्रण स्थापित हो गया। जैसे राज्यपाल की जो भूमिका है, जो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में निभाता है। राज्य सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पत्र प्राप्त होने पर केंद्र को जांच आयोग स्थापित करने या न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। और भारत की संघात्मक अवस्था में राज्य सरकारों की केंद्र पे निर्भरता। तो इन सब के कारण प्रधानमंत्री राज्य सरकारों पे हावी रहते हैं। प्रधानमंत्री वैदेशिक संबंधों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अंतिम रूप में विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ताशकंद समझौते में शास्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो कुल मिला के जितने विदेशी संबंधों में प्रधानमंत्री बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रधानमंत्री को कृपा की शक्तियाँ भी प्राप्त है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल, अन्य देशों में भारत के राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। आम चुनाव प्रधानमंत्री का ही चुनाव माना जाता है। जब आम चुनाव होते हैं तो किस दल को विजय मिलेगी, ये बहुत अधिक डिपेंड करता है कि उस दल में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। आप चाहे हम नेहरू या इंदिरा गांधी के समय के देखें या वर्तमान के चुनावों को देखें, उससे ये बात स्पष्ट होती है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक है। प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत अधिक पावर्स होती है। देश का समस्त शासन उसी की इच्छानुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानून बनवा सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन कराकर सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छानुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। तो धन्यवाद बच्चों। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले चैप्टर में हम संसद पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।